गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मोहन आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नागपुरी सदानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग नागपुरी साहित्यकारों का जीवन परिचय और उनकी कृतियों का अध्ययन से रिलेटेड जो है 75 प्लस एमसीक्यू प्रश्न आपके सामने जो है कल हम लेकर के आए थे, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लिया था। कल की वीडियो में थोड़ी बहुत एक त्रुटि आई थी कि उसमें साउंड का कुछ प्रॉब्लम आया था। अ, आज कोशिश करेंगे आज की वीडियो में जो है साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको ना आए। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग नागपुरी साहित्यकारों का जीवन परिचय, उनकी कृतियों का अध्ययन से रिलेटेड जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हम लेकर के आए हैं। इसमें जो है जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको एमसीक्यू के तौर पर जो है आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही जो ये पीडीएफ है इस पीडीएफ को भी जो है हम आपको टेलीग्राम चैनल और जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आप वहाँ से लेकर के अपनी तैयारी को और भी मजबूत करिएगा। आपको इससे जो है प्रैक्टिस सेट लेने की भी आवश्यकता नहीं है। आप जो है इस पीडीएफ को लेकर के आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें हमने कहीं पर भी टिक नहीं लगाया है। हाँ, ये है कि अंतिम के जो प्रश्न सबसे लास्ट पेज में जो है इस प्रश्न का आंसर जो है आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ जा कर के आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। और वैसे तो हम आपको क्वेश्चन पर क्वेश्चन जो है डिस्क्राइब कर ही देते हैं, कर ही देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। फटाफट जो है हम लोग प्रश्न का देखते हैं, उसका उत्तर आप देते चलेंगे। लास्ट में आप जरूर बताएंगे कि आपका कितना प्रश्न का सही उत्तर आपने दिया है। पहला प्रश्न आपके सामने है कि हिंदी भाषा कर व्याख्याता रूप में काम करे वाला शिक्षक बाद में नागपुरी साहित्य कर उत्थान में नाम कमा लें, इनकर का नाम है कि। दोस्तों, प्रश्न ये कह रहा है कि हिंदी भाषा में जो है व्याख्याता के रूप में, एक लेक्चरर के रूप में काम करने वाले शिक्षक थे, और बाद में नागपुरी साहित्य में नागपुरी साहित्य के उत्थान में जो है इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ये कौन है? चार ऑप्शन आपके पास है: बीपी केसरी, त्रिवेणी नाथ साहू, कृष्ण प्रसाद साहू और प्रेम कुमार केसरी। दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या है। तो बिना समय लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बीपी केसरी, यानी विशेश्वर प्रसाद केसरी। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे तीसरा क्वेश्चन में या नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है वकील कर रूप में काम करते करते नागपुरी पद साहित्य में जोरदार आंदोलन चलाइक वाला साहित्यकार के है कहें। प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रश्न कह रहा है कि वकील का रूप में काम कर रहे थे, और न वकील के रूप में काम करते करते नागपुरी पद्य में, पद्यगत समझ में आया ना, पद्य के अंतर्गत गीत, कविता इत्यादि आते हैं। तो नागपुरी पद्य में जोरदार आंदोलन चलाने वाले साहित्यकार कौन थे? शुरू में वकील थे, ठीक है। चार ऑप्शन आपके पास: प्रफुल्ल कुमार राय, मेघनाथ ओहदार, शारदा प्रसाद शर्मा और महेंद्र सिंह। फटाफट आप आंसर देंगे। आई होप आप लोग आंसर सोच लिए होंगे, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है शारदा प्रसाद शर्मा। दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शारदा प्रसाद शर्मा। बढ़ते अगले प्रश्न में, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको नजर आ रहा है: पूजा कर फूल नाम से मिलेक वाला काव्य संकलन का रचयिता के है कहें। पूजा कर फूल ये क्या है? ये जो है काव्य संकलन है, और इसके रचयिता कौन है? जल्दी से बताइए। चार ऑप्शन है: लाल रणविजयनाथ सहदेव, लाल महेंद्र, लाल सुरेंद्र और लाल मनमोहन। तो दोस्तों, आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल रणविजयनाथ सहदेव, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप फटाफट आंसर देंगे। प्रश्न संख्या 9, जैसा आप देख पा रहे हैं। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है। क्या कह रहा है? प्रश्न कहता है कि सावित्री नाम से मिलेक वाला कहानी के लिखें, यानी सावित्री नाम से जो कहानी लिखा गया है ये कहानी कौन लिखे हैं? आपको बताना है। सुरेंद्र राय, या प्रमोद राय, या प्रफुल्ल कुमार राय, या क्षितिज राय। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रफुल्ल कुमार राय, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 में देखिए: भागवत गीता कर नागपुरी अनुवाद करेक वाला रचनाकार के हैं कहें। भागवत गीता का नागपुरी अनुवाद करने वाला
रचनाकार कौन है? चार ऑप्शन है, लाल रणविजय नाथ सहदेव, मेघनाथ ओहदार, लाल सुरेंद्र और लाल मनमोहन। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल रणविजय नाथ सहदेव, जिन्होंने भागवत गीता का नागपुरी अनुवाद किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 में आ जाइए। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है, देखिए। अच्छा, यहाँ पर जो है प्रश्न संख्या 4 के बाद हम लोग सीधे 11 पे चले गए। प्रश्न संख्या 4 के बाद हमको नीचे स्क्रॉल डाउन करना था। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या पहले 4 में आते हैं। प्रश्न संख्या 4 पहले पूरा कीजिए। प्रश्न संख्या 4 क्या है कि पूजा कर फूल नाम से मिलेक वाला काव्य संकलन कर रचयिता के कहें। तो अभी इसका बताया था, इसके रचयिता है लाल रणविजय नाथ सहदेव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 पर। नागपुरी भाषा उद्गम एवं विकास नामक किताब केकर द्वारा लिखल जा है? प्रश्न कह रहा है कि नागपुरी, प्रश्न क्या कर रहा है कि नागपुरी भाषा उद्गम एवं विकास नामक जो किताब है ये कौन लिखे हैं? चार ऑप्शन है, डॉक्टर गिरिराज, सुधीर कुमार राय, बिप्पी केसरी और अमेश नंद तिवारी। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या है? आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा, जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बीपी केसरी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 में आइए। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने नजर आ रहा है। प्रश्न कहता है कि नागपुरी काव्य जगत में श्रृंगार और वीर रस कर रचना करे वाला कवि के क्या कह रहा है? नागपुरी काव्य जगत में श्रृंगार और वीर रस कर रचना करे वाला कवि कौन है, ये पूछ रहा है। प्रमोद कुमार राय या मुकुंद नायक या रणविजय नाथ सहदेव या द्वारिका नाथ सिन्हा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लाल रणविजय नाथ सहदेव। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 में जाइए। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि एक पैंटी वजन कर सत, क्या कह रहा है? एक पैंटी वजन कर सत नामक रचना कौन साहित्यिक विधा में लिख आहे? यानी पूछ रहा है कि एक पैंटी वजन कर सत जो रचना है ये किस में लिखा गया है? हास्य व्यंग्य में लिखा गया है, या फिर संस्मरण है, या कहानी है, या नाटक? क्या चीज़ है, जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हास्य व्यंग्य। ठीक है, एक पैंटी भोजन कर सत नामक रचना जो है वह हास्य व्यंग्य विधा में लिखा हुआ है। बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है कि निंझल दिया नाम से मिलेक वाला गीत संकलन केकर द्वारा लिखल जा है? यानी कि निंझल दिया, निंझल किसको बोलते हैं? बुता हुआ दिया। ठीक है, तो निंझल दिया नाम से जो गीत संकलन है ये किनके द्वारा लिखा गया है? चार ऑप्शन आपके सामने है, द्वारकानाथ सिन्हा, मनमथ नाथ शर्मा, जगनिवास तिवारी और शारदा प्रसाद शर्मा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। इसका सही उत्तर है शारदा प्रसाद शर्मा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ जाते हैं 9 में। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 आपके सामने। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है, देखिए कि सावित्री नाम से मिलेक वाला कहानी के लिखें। यानी सावित्री नाम से जो कहानी है इसको कौन लिखे हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? पहला है सुरेंद्र चंद्र राय, प्रमोद राय, प्रफुल्ल कुमार राय और क्षितिज राय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रफुल्ल कुमार राय। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 में ये प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है कि भागवत गीता का नागपुरी अनुवाद करे वाला रचनाकार के ही कहें। तो ये तो हम थोड़ा देर पहले बताया था आपको। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लाल रणविजय नाथ सहदेव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 में आइए। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है कि गांधी नाम से नागपुरी कविता मिलता है, ये किताब को कौन लिखे हैं या कौन संकलन किए हैं, ये बताना है आपको। नागपुरी कविता मिलेला। ठीक है, गांधी नाम से जो है ये क्या, गांधी क्या चीज़ है, ये नागपुरी कविता है। मिलेला वो कौन किताब में संकलित है ये आपको बताना है। किताब का नाम पूजा कर फूल, या रिंग चिंगिया, या रस मंजरी, या संझे। तो दोस्तों आपने सही उत्तर दीजिए फटाफट। इसका सही उत्तर हो जाएगा रिंग चिंगिया। कौन सही उत्तर क्या है? रिंग चिंगिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 में। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है, देखिए प्रश्न संख्या 12 आपके सामने है।
यह कह रहा है कि साहित्य के तत्व एवं आयाम नामक हिंदी किताब में काव्य शास्त्र कर सुंदर जानकारी को नागपुरी विद्वान दे हैं। बोल रहा है कि साहित्य के तत्व एवं आयाम नामक हिंदी किताब जो है, इस किताब में काव्य शास्त्र का सुंदर जानकारी जो है कौन नागपुरी विद्वान दिए हैं? वचन देव कुमार या फिर ओम प्रकाश शास्त्री या विशेश्वर प्रसाद केसरी या डॉक्टर गिरिराज? बताइएगा जल्दी, इसका सही उत्तर क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विशेश्वर प्रसाद केसरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 क्या कर रहा है? देखिए, नागपुरी संगीत कुसुमावली नाम से संकलित गीत रचना कौन कविता द्वारा लिखल जाहे? ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है। प्रश्न को फिर से समझिए। नागपुरी संगीत जिसका नाम क्या है? कुसुमावली नाम से जो गीत रचना संकलित है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? बिंदेश्वरी मिश्र या उपेंद्र पाल नहन या मनमथराम या मेघनाथ? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपेंद्र पाल नहन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सेटरा नाम से मिलेक वाला नागपुरी रचना कौन साहित्यिक विद्या में आहे? क्या है? सेटरा नाम से मिलेक वाला नागपुरी रचना कौन साहित्यिक विद्या में है? यानी कि सेटरा जो है वह उपन्यास है, नाटक है, यात्रा वृत्तांत या कहानी है? तो आप सभी को पता होगा, पढ़े भी होंगे, सेटरा जो है एक कहानी है। समझ में आ गया? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है वह देखिए कि शारदा प्रसाद शर्मा अपन रचना में के पूर्व कर भगवान मानैना? शारदा प्रसाद शर्मा जो है, आपको बता दें, गुमला जिला की रहने वाली है। गुमला जिला के डुमरडी स्थित इनका जन्म हुआ था और यहाँ के रहने वाली हैं यहाँ। ठीक है, और ये जो है अपनी रचना में इनको पूरब का भगवान मानते हैं। तो गुमला के इधर पूर्व दिशा की ओर आपका खूंटी पड़ता है और खूंटी जिला से इनका संबंध है बिरसा मुंडा का। तो ये बिरसा मुंडा को जो है पूर्व का भगवान मानते हैं, ये अपनी रचना में इनका जिक्र करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने है। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कहता है कि फीन ही आमू नामक गीत, ये क्या है? फीन ही आमू क्या चीज़ है? एक गीत है। तो फीन ही आमू नामक गीत रचना कौन कवि द्वारा करल जाए या रचल जाए, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फटाफट उत्तर दीजिए। आप सोच लिए होंगे। 4 ऑप्शन है, सी.डी. सिंह या द्वारका सिन्हा या लाल रणविजय नाथ सहदेव या धनेंद्र प्रवाही। तो दोस्तों फीन हिए आमू नामक गीत जो है ये लाल रणविजय नाथ सहदेव के द्वारा लिखा गया है। ये गीत रचना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, विक्टर नाम से मिलेक वाला नागपुरी कहानी। विक्टर एक क्या है? अगर आपसे पूछ देगा विक्टर क्या है, तो विक्टर एक क्या है? नागपुरी कहानी है। तो विक्टर नाम से मिलेक वाला नागपुरी कहानी का रचनाकार कौन है? बताइए। तो विक्टर नाम से मिलने वाला नागपुरी कहानी के रचनाकार आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए। बसंत कुमार रथ या मधुसूदन दुबे या विशेश्वर प्रसाद केसरी या इनमें से दिया हुआ कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बीपी केसरी, यानी विशेश्वर प्रसाद केसरी जो है विक्टर नाम से मिलने वाला नागपुरी कहानी के रचनाकार हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18 आपके सामने। प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है? कांटी शीर्षक कहानी का रचनाकार कौन नागपुरी साहित्यकार है गए? यानी पूछ रहा है कांटी नामक जो शीर्षक का कहानी है इसके रचनाकार कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है, शारदा प्रसाद शर्मा या प्रफुल्ल कुमार राय या शिव अवतार चौधरी या बीपी केसरी। तो दोस्तों आप सभी ने पढ़ा होगा, कांटी जो है वह प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए। मैडम मिस हनीमून क्या है? मैडम मिस हनीमून नाम से जे नागपुरी रचना मिलेला उ केकर द्वारा लिखल जाए? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कितना बार पूछा भी गया है। मैडम मिस हनीमून नाम से जो नागपुरी रचना मिलता है इसके लेखक कौन है? बताइए। उपेंद्र पाल नहन या रविंद्र पाल या धीरेन्द्र पाल या देवल कोनोने? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपेंद्र पाल नहन। समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, इसके लेखक हैं उपेंद्र पाल नहन। प्रश्न संख्या 20 में आते हैं।
प्रश्न संख्या 20 आपके सामने। ये देखिए प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है कि प्रफुल्ल कुमार राय कर कौन रचना नागपुरी काव्य जगत में नव जागरण लाने ला। यानी प्रफुल्ल कुमार राय का कौन सा रचना है जो क्या करता है नागपुरी जगत में जो है एक नव जागरण ले आता है। चार ऑप्शन है, अब नागपुर बोली, रिंग चिंगिया, या अंधार राती, या नागपुर वंदना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अब नागपुर बोली। ये बहुत ही फेमस रचना है प्रफुल्ल कुमार राय का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 पर। प्रश्न संख्या 21 क्या कहता है देखिए कि नागपुरी कवि और उसके काव्य नामक किताब का संपादन कौन विद्वान कर हैं। तो आपको बताना है कि नागपुरी कवि और उनके काव्य नामक जो किताब है इसका संपादन कौन किए हैं। चार ऑप्शन है, कुमारी वासंती, डॉक्टर गिरिराज, बीपी केसरी, या योगेंद्रनाथ तिवारी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बीपी केसरी। आई होप आपको समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या क्या है? प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में क्या कहता है कि नागपुरी भाषा उद्गम पर प्रफुल्ल कुमार राय का लेख कौन किताब में छापित है। आपके पास जो है ऑप्शन दिया गया है। प्रश्न पहले फिर से समझिए। प्रश्न क्या कह रहा है समझिए। ये कहता है कि नागपुरी भाषा उद्गम कर प्रफुल्ल कुमार नागपुरी भाषा उद्गम पर प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा जो लिखा गया लेख है वह कौन किताब में छपा। सोनझरी में, ये सब उन्हीं का लिखा हुआ है, लेकिन कौन सा किताब में छपा था नागपुरी भाषा उद्गम। एक झोंपा नागपुरी फूल, रिंग चिंगिया, या दो डायर 20 फूल। तो बताना है आपको। तो दोस्तों ये नागपुरी भाषा उद्गम जो है ये रिंग चिंगिया नामक किताब में छपा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 23 में आते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 23 शंकर गोटेक जिंदगी क्या है? शंकर गोटेक जिंदगी नामक उपन्यास कौन पत्रिका में लगातार धारावाहिक रूप में छपते रहलक। ये पूछ रहा है कि शंकर गोटेक जिंदगी नामक उपन्यास जो था लगातार जो है अब एक पत्रिका में जो है धारावाहिक के रूप में छपते रहा, तो वह कौन सा पत्रिका में छपता था ये बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रांची टाइम्स। चार ऑप्शन है लेकिन इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? रांची टाइम्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 24 पर। जैसा आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 24-23 के बाद तीहा नाम से मिलेक वाला निबंध कौन निबंध कार कर रचना है के। प्रश्न क्या कह रहा है कि तीहा क्या है? तीहा नाम से मिलेक वाला जो निबंध है ये निबंध के रचनाकार कौन है? विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, या डॉक्टर गिरिराज, या श्रीकांत, या धनीराम। जल्दी से बताइएगा तीहा जो है किनके द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या है बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बीपी केसरी, यानी विश्वेश्वर प्रसाद केसरी जो है तिहान नाम से निबंध जो है इन्होंने लिखा था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 में। प्रश्न संख्या 25 कहता है नवांजलि क्या है? नवांजलि नाम से मिलेक वाला रचना संकलन कर साहित्यकार कहाँ कर रहे वाला है कहीं। तो दोस्तों नवांजलि, पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि नवांजलि लिखे कौन है, तब आप बता पाइएगा कि इनके जो लिखने वाले हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो देखिए प्रश्न कभी कभी ऐसे घुमा देता है कि यहाँ पूछ दिया कि नवांजलि जो रचना लिखे हैं वो कहाँ के रचने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। तो आपको उससे पहले ये जानना पड़ेगा कि नवांजलि लिखे कौन है। तो नवांजलि जो है ये शारदा प्रसाद शर्मा का लिखा हुआ है। किनका लिखा हुआ है यहाँ पे आप एक नोट कर लीजिएगा, शारदा प्रसाद शर्मा का। ठीक है ना। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये है डुमरडी गुमला के रहने वाले हैं। गुमला में स्थित डुमरडी नामक स्थान पर। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डुमरडी गुमला। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 में। प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 26 में ये साहेब और जी क्या है? साहेब और जी नाम से गद्य रचना मिलेला उकर साहित्यिक विद्या का है के। यानी कि साहेब और जी नाम से जो गद्य रचना है ये किस विधा में लिखा गया है? कहानी है, या हास्य व्यंग्य विधा में लिखा गया है, या निबंध, या फिर लेख। क्या चीज़ है जल्दी से बताइए। तो आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हास्य व्यंग्य विधा में लिखा गया है।
साहेब और जी, ये जो गद्य रचना है ये क्या है? हास्य व्यंग्य विधा में लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी। क्या है? डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी सपूत नाम से जो रचना लिखें वो कौन साहित्यिक विद्या में है? तो दोस्तों देखिए, प्रश्न यहाँ से कई एक प्रश्न बनेगा। यहाँ से आपको ये भी पूछ सकता है कि सपूत नाम का जो रचना है ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये भी याद रखिएगा, सपूत नाम का जो रचना है ये विशेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा लिखा गया है। और ये किस विधा में लिखा गया है ये भी आपको बताना है कि ये हास्य व्यंग्य है या कहानी है, कविता है या नाटक है। तो दोस्तों आपको बता दें, सपूत जो रचना है विशेश्वर प्रसाद केसरी का, यह एक नाटक है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 28 की ओर आइए। प्रश्न संख्या 28 आपके सामने है, फटाफट उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है? 28, डहर नाम से मिलेक वाला नागपुरी कविता केकर द्वारा लिखल जा है? तो क्या है? डहर। डहर नाम से जो नागपुरी कविता लिखा गया, तो डहर एक क्या है ये भी पूछ सकता है। डहर क्या है? तो डहर एक नागपुरी कविता है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? चार ऑप्शन: क्षितिज कुमार राय, प्रफुल्ल कुमार राय, रविंद्रनाथ राय या प्रमोद कुमार राय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रफुल्ल कुमार राय जी। ठीक है, प्रफुल्ल कुमार राय का संबंध कहाँ है? जल्दी से बताइए। इसका कमेंट करके भी जरूर बताएंगे कि प्रफुल्ल कुमार राय का संबंध कहाँ से, यानी कि इनका जन्म स्थान कहाँ है। चलिए वैसे हम बता ही देते हैं आपको लास्ट में। इस कहानी के लास्ट में आपसे एक प्रश्न जरूर पूछेंगे, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हालांकि आप इसका भी देखते समय भी आप इसका कमेंट करके आप बताएंगे जरूर। तो प्रफुल्ल कुमार राय जो है ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये सीसई है ना, सीसई में एक स्थान है वहाँ के जो हैं ये रहने वाले हैं। चलिए, तो प्रश्न संख्या 29 बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 क्या कहता है? पतई एक कोयनार के कौन किस्म का काव्य संकलन है के? तो दोस्तों पतई एक कोयनार, आपको पता है, अब सभी नागपुर वासी लोग हैं तो आपको पता ही होगा कि कोयनार एक प्रकार का खाने के लिए एक पेड़ पर उगने वाला साग है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कोयनार पतई का बात किया गया है। पतई एक कोयनार के कौन किस्म का काव्य संकलन है? कि एक कविता है, तो ये किस प्रकार का काव्य संकलन आपसे पूछ रहा है, तो जल्दी से बताइए। तो आपने सोच लिया होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा गीत, यानी पतई एक कोयनार के कौन किस्म कर काव्य संकलन है के? तो ये गीत है। देखिए दोस्तों, काव्य संकलन में दोनों ही चीज़ें आती है। काव्य संकलन में गीत भी आता है और काव्य संकलन में कविता भी आता है। तो पतई एक कोयनार जो है यह गीत है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 30 में आइए। प्रश्न संख्या 30 क्या कहता है कि देवल में से कौन साहित्यकार जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय कर अध्यक्ष के रूप में सेवा दे हैं? देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लिख के ले लीजिए जाए। ये 90% चांस पूरा है कि इस तरह का प्रश्न यहाँ से एक तो आपको पूछने देखने को अवश्य ही मिलेगा। देखिए यह वीडियो जो है आपको इतना इम्पोर्टेंट है कि जो हम करा रहे हैं, एक वीडियो से आप लिख के ले लीजिए, 5 से 10 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। 5 से 10 क्वेश्चन तो मिनिमम हम बात कर रहे हैं, मिनिमम 5 से 10 क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, उससे ज़्यादा लेकिन कम नहीं, है ना? तो इसीलिए मन लगा करके जो है इसको पढ़िए और ध्यान दीजिए, प्रश्नों का उत्तर भी दीजिए। प्रश्न यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि देवल में से कौन साहित्यकार जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के पद में सेवा दे चुके हैं? तो दोस्तों विशेश्वर प्रसाद केसरी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर कुमारी बासंती, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर कुमार गिरिधारी राम गंजू और तीसरा तीनों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा तीनों। तीनों ही जो है बीपी केसरी, कुमारी बासंती और डॉक्टर गिरिधारी राम गंजू, तीनों ही जो है रांची विश्वविद्यालय पर जो है क्षेत्रीय भाषा विभाग में अध्यक्ष के पद पे काम कर चुके हैं, सेवा दे चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 31 है ना। प्रश्न संख्या 31 में आते हैं। प्रश्न संख्या 31 क्या कह रहा है देखिए, प्रश्न
प्रश्न संख्या 31 का, एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। चलिए। झारखंडी भाषाओं की समस्या और समाधान नामक किताब में नागपुरी के अर्धमागधी मानेक वाला वकालत कौन विद्वान कह रहे हैं। प्रश्न ये पूछ रहा है कि झारखंडी भाषाओं की समस्या और समाधान एक बुक है, ठीक है, एक किताब है। इस किताब में अर्धमागधी, नागपुरी भाषा को क्या माने हैं, अर्धमागधी, आधा मगधी मानने वाले जो है या उसका वकालत किए हैं वो कौन सा विद्वान किए हैं, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है डॉक्टर गिरिराज, दूसरा है डॉक्टर राम प्रसाद, तीसरा है बीपी केसरी और चौथा है डॉक्टर त्रिवेणीनाथ साहू। तो दोस्तों सही उत्तर बताइए, इसका सही उत्तर क्या है। अपने इसका सही उत्तर हो जाएगा बीपी केसरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 क्या कहता है कि सहिया माए नाम से मिले वाला नागपुरी कहानी। तो सहिया माए क्या है, याद रखिएगा, यह एक कहानी है। आपको एग्जाम में पूछ सकेगा सहिया माए नाटक है, कहानी है, कविता है, गीत, क्या चीज है। तो सहिया माए जो है एक क्या है, नागपुरी कहानी है। और इसके रचनाकार कौन है बताइए, चंद्रमोहन महतो या उपेंद्र पाल नहन या साधु मलुआ या हरिनंदन राम। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपेंद्र पाल नहन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33 में आ जाइए। प्रश्न संख्या 33 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 33 आपके सामने है। ये कह रहा है कि कौन नागपुरी कहानीकार के झारखंड सरकार बट से कहानी लेखन पर पहिल पुरस्कार देवल जा है। प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से नागपुरी कहानीकार है जिसको झारखंड सरकार की ओर से जो है पहला पुरस्कार दिया गया है। उपेंद्र पाल नहन या शकुंतला मिश्र या त्रिवेणी साहू या सुधीर कुमार राय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपेंद्र पाल नहन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 34 कहता है कि मेघ गीत नाम से मिले वाला नागपुरी गीत संकलन कौन कवि द्वारा लिखल जा है। ठीक है, तो मेघ गीत जो है वह नागपुरी गीत संकलन है और इसमें नागपुरी गीतों का संकलन है। तो ये मेघ गीत नामक जो नागपुरी गीत संकलन है ये किसके द्वारा लिखा गया है। चार ऑप्शन आपके सामने है, शारदा प्रसाद शर्मा या अनूप शर्मा या देवेंद्र प्रसाद शर्मा या देवेंद्र शर्मा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा शारदा प्रसाद शर्मा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35 आपके सामने है, फटाफट उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 35 क्या कहता है कि कबीर नाम से, किस नाम से, कबीर नाम से मिले वाला नागपुरी कहानी किकर रचना है के। तो कबीर एक क्या है, सबसे पहले तो ये आपको जानना है कि कबीर क्या है। तो कबीर एक नागपुरी कहानी है और इस नागपुरी कहानी का रचनाकार कौन है बताइए। सुरेंद्र चंद्र राय या कुमारी बासंती या रविंद्रनाथ या उपेंद्र पाल नहन। जल्दी से बताइएगा फटाफट। तो हम आशा करते हैं आप आंसर सोच लिए होंगे। कबीर नाम का जो नागपुरी कहानी है ये किनके द्वारा लिखा गया है, ये कुमारी बासंती के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, कुमारी बासंती के द्वारा लिखा गया है ना। और डॉक्टर कुमारी बासंती के बारे में आप सभी को पता होगा, इनका संबंध कहाँ से, जल्दी से बताइए, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आप सबका उत्तर हम नहीं देंगे। डॉक्टर कुमारी बासंती आप पढ़ रहे हैं तो इतना तो पता ही होना चाहिए। बताइए जल्दी से आप इस जो भी देख रहे हैं कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि डॉक्टर कुमारी बासंती का जन्म कहाँ से कहाँ हुआ था, इनका संबंध कहाँ से है, किस स्थान से है, आप जल्दी से बताइएगा। बढ़ते हैं हम आगे। अगला प्रश्न 36 नंबर है। सावन मारत झाकोर क्या है, सावन मारत झाकोर नाम से मिले वाला गीत रचना केकर द्वारा लिखल जा है। आपको बताना है कि सावन मारत झाकोर नाम से जो गीत रचना लिखा गया है इसके रचनाकार कौन है। लाल मनमोहन या लाल रविंद्र या लाल रणविजय या लाल सुरेंद्र। तो दोस्तों आपको सही उत्तर पता चल गया होगा। इसका सही उत्तर क्या है, लाल रणविजय। ठीक है बात, देखिए क्वेश्चन एक ही जैसा डाल देता है तो कन्फ्यूजन करने के लिए, तो आपको सही डिटेक्ट करना है कि सही कौन है। तो सही कौन है, लाल रणविजय नाथ सहदेव। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 आपके सामने। प्रश्न संख्या 37 क्या कह रहा है कि
नारद मोह लीला नामक नागपुरी कृत कौन साहित्यिक विद्या में लिखल है? तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि नारद मोह लीला जो है यह एक क्या है, नागपुरी कृत, नागपुरी में लिखा गया है, एक साहित्यिक विद्या है, साहित्य है। तो ये किस विद्या में लिखा गया है? नारद मोह लीला जो है ये किस विद्या में लिखा गया है, ये पूछ रहा है। यानी ये संगीत रूप में लिखा गया है, या गीत नाट्य के रूप में लिखा गया है, या झलकी, या प्रहसन? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गीति नाटक, नाट्य। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38 आपके सामने है। कृति कौन दो, अच्छा यहाँ पे छुप गया है, थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं। अच्छा ये छुप ही गया है। कृति कौन कवि द्वारा लिखल जा है? दोस्तों यहाँ पर जो है ये कट गया है। यहाँ पर जो है हम आपको थोड़ा सा बता दें क्वेश्चन यहाँ क्या है। यहाँ क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे था सीठा कुछ मीठा। आप नोट कर लीजिएगा इसको, क्या है, सीठा कुछ मीठा। ठीक है, सीठा कुछ मीठा। प्रश्न संख्या 38 का बात कर रहे हैं हम। ठीक है, प्रश्न संख्या 38 में सीठा कुछ मीठा नामक जो रचना है, इसके रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। समझ में आ गया होगा। सीठा कुछ मीठा नामक जो नागपुरी कृत है ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो आपको बताना है इसके रचनाकार कौन है, नईमुद्दीन मिर्ज़ा, या सरदा प्रसाद शर्मा, या काली सुमन, या तीन कौड़ी साहुआ? फटाफट उत्तर देंगे। तो दोस्तों सीठा कुछ मीठा जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, शारदा प्रसाद शर्मा के द्वारा लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 39 आपके सामने है कि विरह वर्णन, क्या है, विरह वर्णन नाम से जे गीत रचना नागपुरी काव्य कुंज में मिलेला वो कौन कवि का रचना है? कि यानी कि विरह वर्णन जो है ये गीत रचना है नागपुरी काव्य कुंज में, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है कालेश्वर ठाकुर, दूसरा है नईमुद्दीन मिर्ज़ा, तीसरा है राधा मोहन, चौथा है अनिल ठाकुर। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है। ठीक है, अब फटाफट जो है उत्तर दीजिए। आई होप आप इसका आंसर बता भी सोच भी लिए होंगे कि विरह वर्णन जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है, ये नईमुद्दीन मिर्ज़ा के द्वारा लिखा गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 40। दोस्तों प्रश्न संख्या 40 क्या कहता है कि कौन नागपुरी साहित्यकार के विक्रमशिला विद्यापीठ कवि रत्नकर सम्मान से सम्मानित कई रहे? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी लिख लीजिए आपको, है ना, ये एग्जाम में आना ही आना है। तो कौन नागपुरी साहित्यकार जो है विक्रमशिला विद्यापीठ, कौन नागपुरी साहित्यकार को विक्रमशिला विद्यापीठ के द्वारा कवि रत्न का सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों शारदा प्रसाद शर्मा को कवि रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया, इसलिए इसमें कवि रत्न भी कहा जाता है। दूसरा नईमुद्दीन मिर्ज़ा को भी कवि रत्न का सम्मान जो है विक्रमशिला विद्यापीठ से दिया गया है। इस तरह से सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 41 माजिए क्या कहता है कि अछरंग, क्या नाम है, अछरंग नाम से प्रकाशित गीत रचना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अछरंग क्या है। प्रश्न में आपसे ये पूछ सकता है कि अछरंग क्या है, उसमें ऑप्शन दे देगा गीत कहानी बहुत कुछ दे देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो जाएगा, गीत। अछरंग क्या है, ये गीत है। और इसके रचनाकार कौन है, इसके कवि बताइए कौन लिखे हैं, रविंद्रनाथ राय, या लाल रणविजय, या लाल मनमोहन, या खालिद अहमद? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल रणविजय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 42 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 42 का उत्तर दीजिए फटाफट। प्रश्न संख्या 42 क्या कहता है कि सोंझेर नामक नागपुरी किताब पर प्रकाशन कौन ईस्वी में हुई रहे? तो दोस्तों सोंझेर नामक किताब का प्रकाशन कौन ईस्वी में हुई रहे, उससे पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि ये किसके द्वारा रचा गया है, यानी कि सोंझेर नामक नागपुरी किताब जो है वो कौन लिखे थे? तो दोस्तों इसका लेखक जो थे वह कौन थे, प्रफुल्ल कुमार राय।
कौन है? प्रफुल्ल कुमार राय जी, ठीक है। और इनका बुक जो है सोंझेर, ये कब प्रकाशित हुआ था? ये हम आपको बता दें, प्रकाशित हुआ था सन 1967 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 43। नागपुरी काव्य कुंज में फागुन नाम से कविता संकलन आहे, इका रचनाकार के ही कहीं, यानी कि याद रखिएगा फागुन क्या है? ये कविता संकलन है, इसमें बहुत सारा कविताओं का संकलन है। तो फागुन नाम से जो कविता संकलन है, ये किनका रचना है या इनके रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है: प्रफुल्ल कुमार राय, घासीराम, भादोराम और धनीराम। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रफुल्ल कुमार राय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 क्या कहता है? देखिए प्रश्न संख्या 44 में कौन नागपुरी रचनाकार धनीराम बख्शी से प्रेरित हुई कि 1952 ईस्वी से नागपुरी रचना लिखते आवत हैं? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन नागपुरी रचनाकार जो हैं धनीराम बख्शी से प्रेरित होकर 1952 से नागपुरी रचना लिखते आ रहे हैं? ऑप्शन में है सरदा प्रसाद शर्मा, कालेश्वर ठाकुर, उपेंद्र पाल नहन या देवल कुनोही। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपेंद्र पाल नहन, ठीक है बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 44 तक तो हो गया है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको हमने थोड़ा ब्लैक कलर में ले लिया है। आपको पीडीएफ किस कलर में बिल्कुल अच्छा लग रहा है आप बताइएगा, हम उसी कलर में प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न संख्या 45। चलिए ठीक है, तो प्रश्न संख्या 45 आपके सामने नजर आ रहा है, फटाफट उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 45 आप कमेंट करके उत्तर जो है जरूर बताइएगा। चलिए प्रश्न संख्या 45 क्या कहता है कि जाग जाग तोय जाग नामक लोकप्रिय रचना केकर कलम से लिखल जाहे। तो जाग जाग तोय जाग नामक लोकप्रिय रचना जो है ये केकर कलम से लिखल जाए है, मतलब इनके रचनाकार कौन है, किन ये पूछ रहा है। तो कुमारी बासंती या उपेंद्र पाल नहन या डॉक्टर गिरिराज या लाल रणविजयनाथ शाहदेव। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों यहाँ जो है जाग जाग तोय जाग नामक लोकप्रिय रचना जो है ये उपेंद्र पाल नहन के द्वारा लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है 46 है, नागपुरी संगीत सौरभ क्या है? नागपुरी संगीत सौरभ नाम से मिले वाला काव्य संकलन कौन कवि का रचना है के? तो आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि नागपुरी संगीत सौरभ ये क्या है? तो यह जो है एक काव्य संकलन है, ठीक है। और इसके रचनाकार कौन है बताइए? मनमथ नाथ शर्मा या कालेश्वर ठाकुर या उपेंद्र पाल नहन या नईमुद्दीन मिर्जा। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? नागपुरी संगीत सौरभ जो है ये काव्य संकलन उपेंद्र पाल नहन का रचना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है छोटा नागपुर का इतिहास कुछ सूत्र कुछ संदर्भ में कौन विषय कर जानकारी इतिहासकार ढंग से दे हैं दे है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, क्या कह रहा है कि छोटा नागपुर, हम इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको क्लियर कट दिखे। प्रश्न संख्या 47 क्या कह रहा है कि छोटा नागपुर का इतिहास कुछ सूत्र कुछ संदर्भ में कौन विषय कर जानकारी इतिहासकार ढंग से दे है? अंग्रेज मनक कूटनीति के बारे में या खान खनिज के बारे में, वन जंगल के बारे में, आर्थिक दोहन। तो दोस्तों इतिहास छोटा नागपुर का इतिहास कुछ सूत्र कुछ संदर्भ जो है ये इसमें जो है अंग्रेजों लोगों का कूटनीति के बारे में बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 48 में परमवीर अल्बर्ट एक्का चैनपुर से हिंदी व्याख्यात का रूप में योगदान देख वाला नागपुरी साहित्यकार के एक हैं। तो देखिए दोस्तों प्रश्न को समझिएगा, नहीं समझिएगा तो आपको लगेगा कि प्रश्न गलत है। प्रश्न क्या कह रहा है कि परमवीर अल्बर्ट एक्का चैनपुर से हिंदी व्याख्यात कर रूप में योगदान देव कला, यानी प्रश्न ये नहीं बोल रहा है कि उस साहित्यकार का नाम जो कि परमवीर क्या बोलिए चैनपुर से थे, ऐसा नहीं कह रहा है। ये प्रश्न ये कह रहा है कि उस साहित्यकार का नाम बताइए जिन्होंने परमवीर अल्बर्ट एक्का चैनपुर में स्थित कॉलेज में, है ना, परमवीर अल्बर्ट एक्का
चैनपुर में स्थित जो कॉलेज थे, वहाँ पर हिंदी के लेक्चरर के तौर पर जो है योगदान दे चुके हैं। तो उनका नाम बताना है दोस्तों। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। आपके पास 4 ऑप्शन में से क्या क्या है? डॉक्टर गिरिराज, दूसरा है राम प्रसाद, तीसरा है लाल सुरेंद्र और चौथा है लाल सुजीत। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है? तो दोस्तों अल्बर्ट एक्का चैनपुर जारी से जो है वहाँ के कॉलेज में व्याख्याता, हिंदी के व्याख्याता के तौर पे योगदान देने वाले नागपुरी साहित्यकार कौन थे? डॉक्टर गिरिराज। और ये इनका संबंध कहाँ से, जल्दी से बताइएगा। डॉक्टर गिरिराज का संबंध जो है खूंटी, खूंटी में स्थित जो है एक जगह है जिसको हम लोग मेरे दिमाग में अभी आ नहीं रहा है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा खूंटी में स्थित वह कौन सा स्थान है जहाँ से डॉक्टर गिरिराज का जन्म हुआ है। ठीक है, चलिए बताइएगा आप लोग। कुछ प्रश्न हम आपके लिए भी छोड़ते हैं कि खूंटी में स्थित वह जगह का नाम क्या है जहाँ से परमवीर क्या बोलते हैं गिरिराज का जन्म हुआ है। ठीक है, उस स्थान से। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 49 में। प्रश्न संख्या 49 जो है क्या है? प्रश्न संख्या 49 देखिए, ये कहता है कि डॉक्टर गिरिराज द्वारा लिखल कैसे आवी बसंत नामक रचना कौन साप्ताहिक विधा में आहे। यानी कि ये बोल रहा है कि डॉक्टर गिरिराज के द्वारा लिखा गया है रचना है जिसका नाम क्या है? कैसे आवी बसंत। तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि कैसे आवी बसंत नामक रचना किनके द्वारा रचा गया है? तो उत्तर क्या होगा? डॉक्टर गिरिधारी या डॉक्टर गिरिराज। और ये किस विधा में है? ये मुक्तक है या कविता है या गद्य गीत है या गीत है? क्या है, जल्दी से बताइएगा आप लोग। तो 49 नंबर में ये कैसे आवी बसंत, ये क्या है? ये कविता है दोस्तों। ठीक है ना। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50। आप देखिए प्रश्न संख्या 50 के बाद जो है प्रश्न, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इससे रिलेटेड प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में इस तरह का प्रश्न अगर आ जाता है तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि प्रश्न संख्या 50 के बाद वाला प्रश्न जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगभग चीज़ें तो सभी याद कर लेते हैं, लेकिन यदि प्रश्न जो है उस कविता का कोई पंक्ति दे दे या कहानी का कोई जो है 2-4 लाइन उठा के दे दे, आप वो 2-4 लाइन उठा के दे दिया, कोई पंक्ति दे दे और फिर पूछे कि यह इसे कौन सा लेखक या कौन कवि ने लिखा है, तो ये करना थोड़ा-सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके लिए जो है डिटेल जानकारी आपको होना चाहिए, उस कहानी के बारे में अच्छा से आपको पकड़ होना चाहिए, तभी जाकर के आप बता पाएँगे। तो चलिए, इसमें से कुछ प्रश्न आपके सामने है, आप इसको पढ़िए, आप एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। तो पहला प्रश्न नहीं, प्रश्न संख्या 50 क्या कहता है? नाम पिया। नाम पिया नहीं, यहाँ पे ना पिया, ना पिया ना दिया बार। अच्छा ठीक है, क्या है? ना पिया ना दिया बार। पिया किसको बोलते हैं? अपने हस्बैंड को इसे बोला जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि ना पिया ना दिया बार, छूछा घरे रहे दे अंधार, झझड़ भेल सगड़ मोर, जिंदगी खेदते नजीर टूट गेल। प्रस्तुत वाक्य पंक्ति का रचनाकार कौन कवि है? देखिए, तो ये इस पंक्ति को उठा के यहाँ दे दिया गया, पूछ रहा है कि ये वाक्य जो है ये काव्य पंक्ति है, कविता का पंक्ति है, तो ये काव्य पंक्ति का रचनाकार कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन नजर आ रहा है। देखिए, पहला है विशेश्वर प्रसाद केसरी, दूसरा है नईमुद्दीन मिर्ज़ा, तीसरा है गिरिधारी राम गंझू, ठीक है, और चौथा है लाल रणविजयनाथ शाहदेव। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट आप बताएंगे। तो आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा इसका सही उत्तर। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गिरिधारी राम गंझू गिरिराज, है ना, सी ऑप्शन नंबर सी, गिरिधारी राम गंझू गिरिराज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 51 में। प्रश्न संख्या 51 आपके सामने है। ये देखिए क्या कह रहा है कि दुख तीता नीम रस, देखिए समझिएगा, दुख तीता नीम रस एकले पीते जा, मुख मधु मधुर रस होइए के
बांटते जा। ऐसे प्रश्न का इसका पंक्ति का अर्थ भी समझिएगा तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा इसका प्रश्न का उत्तर देने में, ठीक है ना। प्रश्न कह रहा है, एक तरह से कहने का मतलब ये रह गया कि दुख तीता नीमरस, मनुष्य के जीवन में जो दुख आता है वह बहुत पीड़ादायक होता है। जैसे नीम का रस जो है आप पी के देखिएगा काफ़ी तीखा होता है, वैसे ही दुख जो होता है वह काफ़ी कड़वा होता है, नीम की तरह, नीम के रस की तरह, और उसको अकेला पीना पड़ता है। अगर आपके साथ कोई दुख हो रहा है तो वह दुख को कोई दूसरा नहीं झेल सकता, उस दुख को आप ही को झेलना पड़ता है। लेकिन आगे क्या कहता है, तो उसको अकेले ही पीना पड़ता है। और मुख मधुर मधुरस होइए के बाँटते जा, और आपका मुख जो है मधु की तरह मीठा है, ठीक है? यानी कि आप जो है अच्छे हैं, आपका स्वभाव अच्छे, बोलते हैं, आपका मुख मधु रस की तरह मीठा है, तो आप क्या कीजिए, इसको जितना हो सके लोगों को बाँट दीजिए। ये ऐसा जो है एक पंक्ति में कहा गया है, ठीक है ना? गीत में कविता के पंक्ति में कहा गया है, तो बताना है कि यह कविता जो है या इस कविता की यह पंक्ति जो है वह किसके द्वारा रचा गया है। समझ में आ गया कि ये पंक्ति जो है वह किस कविता का पंक्ति है, ये तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन ये पूछ रहा है कि ये पंक्ति जिस भी कविता का है उसके रचनाकार कौन है, ठीक है। तो आपको कविता भी पता होना चाहिए। तो प्रस्तुत वाक्य पंक्ति का रचनाकार के हैं डॉक्टर गिरिराज या डॉक्टर कुमारी बासंती, लाल रणविजयनाथ शाहदेव या डॉक्टर शकुंतला मिश्र। बताइए सही उत्तर क्या। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर कुमारी बासंती। कौन है? डॉक्टर कुमारी बासंती। वैसे डॉक्टर कुमारी बासंती, नीम तीता नामक एक कहानी भी था जो इनसे है, तो आप उससे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 52 में आते हैं। प्रश्न संख्या 52 क्या कहता है, जिनकी गर बरंडों से कोहियो नी डरायो, मृत्यु आवी होले, अकवारी लेओ तोर संगे प्रीत मोर फिन हियो आमू। प्रस्तुत गीत पंक्ति का रचनाकार कौन है? ये जो है एक गीत का पंक्ति है, और इस गीत के रचनाकार कौन है ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है मधु मंसूरी, मुकुंद नायक, कालेश्वर ठाकुर और लाल रणविजयनाथ शाहदेव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ये बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल रणविजयनाथ शाहदेव। आई होप आपको समझ में आया होगा बात। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 53 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 53, उत्तर फटाफट देना है कि आब नागपुर चुप नहीं रही, ठीक है। ये प्रश्न जो है इसी से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा, आपको पहले भी देख चुके हैं कि आब नागपुर चुप नहीं रही, आब नागपुर बोली, ढेर दिन सुतल रहे, आप तो नज़र खोली। मतलब इसका हम समझा दें कि ये अपने लेख में ये बता चल रहे हैं कि नागपुर जो है बहुत दिन तक शांत रहा, बहुत दिन तक चुप रहा, बाकी कुछ नहीं बोला। जो बाहरी आक्रमण हुआ या बाहरी लोगों का घुसपैठ हुआ तो नागपुर जो है अब तक चुप रहा, लेकिन अब नागपुर क्या करेगा? बोलेगा। नागपुर जाग गया है, सो अब बोलेगा। ढेर दिन सुतल रहे, नागपुर बहुत दिन तक नागपुर के लोग, ये नागपुर सुतल था, अब जो है नज़र खुल गया है, ऐसा है। तो यह प्रस्तुत दोहा जो है यह एक दोहा यानी कविता है, तो इसके रचनाकार कौन है? कौन नागपुरी कवि इसके रचनाकार हैं, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है प्रफुल्ल कुमार राय, डॉक्टर गिरिराज, तीसरा है कुमारी बासंती, चौथा है शारदा प्रसाद शर्मा। जल्दी से तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है। आपको इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रफुल्ल कुमार राय, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, प्रफुल्ल कुमार राय। अगला प्रश्न है, चाइरो बट क्या है? चाइरो बट कादो, चाइरो बट जाल, टोंगरी चट्टाइन, रोकले हे जिंदगी के, अंगद जस पाओ, गांव बड़ा उदास ठाव। ये प्रस्तुत काव्य का पंक्ति जो ये कविता का पंक्ति है, और इसके रचयिता कौन है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है, फटाफट बताइए ऑप्शन क्या क्या है। विशेश्वर प्रसाद केसरी, डॉक्टर गिरिराज, रविंद्रनाथ राय या डॉक्टर राम प्रसाद। सही बताइए, सही इसके ये इसको कौन लिखे हैं, इसके रचनाकार कौन है? तो दोस्तों आपने इसका सही उत्तर चुन लिया होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बीपी केसरी यानी विशेश्वर प्रसाद केसरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जैसा आप देख पा रहे हैं आपका अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 55।
आ चुका है, आपको फटाफट उत्तर देना है। प्रश्न क्या कहता है कि पहुँचल बसंत कह तो न जाए, क्या कह रहा है? पहुँचल बसंत कह तो न जाए, कहू कहू कोयल सुर सुनाए, दुख सहलो न जाए, बिरहे जे बिरहनी अति दुख पाए, दुख सहबो न जाए। प्रस्तुत गीत, ये गीत है दोस्तों, बड़ा ही सुंदर गीत है, हालांकि अभी गाने का समय नहीं है। चलिए हम इसको बस आपको समझा देते हैं। क्या कह रहा है कि पहुँचल बसंत कह तो न जाए, जब बसंत पहुँचता है तो इतना सुंदर लगता है कि मानो इसका हम वर्णन ही नहीं कर सकते। और कुहू कुहू कोयल कोकिला सुर सुनाया, जैसे ही बसंत पहुँचता है तो कोयल जो है कुहू कुहू करने लगती है और मन और भी प्रसन्न हो उठता है। आगे है दुख सहलो न जाए, लेकिन आवाज़, कोयल का आवाज़ जो है कुहू-कुहू करता है, ये तो बहुत प्यारा होता है, काफ़ी सुंदर लगता है। लेकिन वह रोता क्यों है ना? वह जो है एक विरह में रोता है, ठीक है? अपने प्रेम को पाने के लिए वह विरह में रोते रहती है, ठीक है ना? तो ये कह रहा है कि कुहू-कुहू कोकिला सुर सुनाए, दुःख सहलो ना जाए, और उसका दुःख देख के जो है सहा नहीं जाता, विरहे रे विरहिणी, ठीक है? और वह अपने प्रेमी का दुःख से जो है वह इधर-उधर भटकते रहती है, तो इसी को जो है यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है? और अति दुःख पाए, दुःख सहलो न जाए, इस तरह से दुःख पाके ये सहल भी नहीं जाता। ये गीत है और इस गीत का एक पंक्ति यहाँ पे आपको दिया गया है और पूछ रहा है कि इसके रचनाकार कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए। पहला ऑप्शन कहता है नईमुद्दीन मिर्ज़ा, दूसरा है उपेंद्र पाल नान, तीसरा है काली सुमन, चौथा है कालेश्वर ठाकुर। अब जल्दी से बताएंगे इसका सही उत्तर है क्या? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? नईमुद्दीन मिर्ज़ा। और नईमुद्दीन मिर्ज़ा एक शानदार नागपुरी कवि हैं, जिसे कवि रत्न का सम्मान भी दिया गया है। समझ में आ रहा है ना? चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 56 में आते हैं। प्रश्न संख्या 56 क्या कहता है दोस्तों? देखिए प्रश्न संख्या 56, कविता चाही जीना, क्या कह रहा है? कविता चाही जीना, एही बीच एही कोई कोनो भाई, कोना भाई, केहू सपना माझे उदासी कहूँ के रिझे, कविता चाही जहाँ स्वर बाजी रहे बिना भाई। देखिए इस तरह चीज़ को जो है मतलब समझिएगा भी, ऐसे अंदाजे रटने से भी कोई ये नहीं है, रट अब याद तो करना ही है, लेकिन आपको समझ के याद रखिएगा तो हमेशा के लिए याद रहेगा। क्या कह रहा है? कविता चाही जीना नामक जो है रचना है, कविता चाही जीना यही बीच, ये पंक्ति है कविता का। तो कविता चाही जीना यही बीच यही कोई कोना भाई, केहू सपना माझे उदासी कहूँ कि रिझे, यानी कह रहा है कि ये जीवन है, ये जीवन में हर कोई जीना चाहता है, लेकिन इसी बीच में कोई अपने सपना से काफ़ी उदास रहता है, नहीं मिलने से, कोई इसी में कोई रिश्ता है, रिझे मतलब खुश रहता है, कोई उदास रहता है। कविता चाही जहाँ स्वर बाजी रहे बिना भाई, और कविता चाही जहाँ स्वर बाजी रहे बिना, और जिसके स्वर में वीणा का वास हो, माँ सरस्वती का वास हो, वहाँ कविता जो है चलता है। तो प्रस्तुत इस तरह से जो है अपनी कविता में इस बात को जिक्र किए हैं। ये पूछ रहा है कि इनके रचनाकार कौन हैं? सरदा प्रसाद शर्मा या राम प्रसाद या रविंद्र प्रसाद या भुवनेश्वर अनुज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदा प्रसाद शर्मा। और मैंने बार बार बताया सरदा प्रसाद कहाँ से संबंध है? ये गुमला के डुमरडी नामक स्थान से संबंध है रखते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 57। प्रश्न संख्या 57 क्या कहता है बताइए? देखिए प्रश्न 57 कहता है कि कर्म प्रधान विश्व करी सखा, क्या करा है? कर्म प्रधान विश्व करी सखा, कर अर्थ के बुझले ना गीत कर, कार्म योग मरम के अरे, करम कर दुश्मन करम कर भरोसा में आए जी, नहीं रहले तोय कोनो करम के। प्रस्तुत काव्य कड़ी केकर द्वारा लिखल जा है। तो दोस्तों ये जो कविता का ये पंक्ति दिया गया है, ये किसके द्वारा लिखा गया है आपसे पूछ रहा है? धनीराम या सहनी उपेंद्र पाल नाहन या घासीराम या हनुमान सिंह। तो दोस्तों पहले आपको इसका मतलब भी समझ में आना चाहिए, और मतलब शायद आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक बार फिर से हम समझा दें कि कर्म प्रधान विश्व करी शाखा, यानी कि आप
आप जीवन में जो भी है उसमें से क्या है, कर्म को प्रधान माना गया है। कर्म जैसा आप कर्म कीजिएगा उसी के अनुरूप जो है आपको विश्व में आपका स्थान प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कर्म प्रधान विश्व करी शाखा, कर अर्थ के बुझले ना गीतो कर कर्म जोग मरम के। ठीक है, कह रहा है कि ना इस बात को तुमको समझ में आया कि विश्व में जो है कर्म ही प्रधान होता है, ना इसका अर्थ को तुमको समझ में आया, ना गीत का कर्म योग को। ठीक है ना, तो कर्म कर दुश्मन, तो कह रहा है उस व्यक्ति को या वैसे लोगों के लिए कहा जा रहा है जो कर्म के दुश्मन होते हैं, जो अपने कर्म से दूर भागते हैं। ठीक है, तो कर्म कर भरोसा में आइज नहीं रहले तोए कोनो कर्म के। तो इस तरह से आप कर्म के भरोसा में व्यक्ति क्या करता है कि भरोसा में रहता है कि नहीं मेरा भाग्य में लिखा हुआ है तो हमको मिलेगा। तो कर्म कर भरोसा में आइज नहीं रहले तोए कोनो कर्म के। ठीक है, और उसके चक्कर में आज कोई भी काम का व्यक्ति नहीं रह जाता है। तो इस तरह से कवि समझाने की कोशिश किए हैं। तो पूछ रहा है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है, धनीराम या सहनी उपेंद्र पाल नहन या घासीराम या हनुमान सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है सहनी उपेंद्र पाल नहन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। फिर गुंजी नगेरा ताल, हिया में उठी साल, माए छुआ नए चूठा बाजिल बांसे तान, नावा नावा काम करो बनू तो महान। ये एक बहुत ही शानदार गीत है दोस्तों। तो इस गीत का एक कड़ी लिया गया है और कहा गया है कि इसके रचनाकार कौन है। क्या कह रहे हैं, तो बताइए। इस शानदार गीत का एक पंक्ति यहाँ पे आपको दिया गया है, आपको बताना है कि इसके रचनाकार कौन है। आपके ऑप्शन है रविंद्र कुमार, रविंद्र प्रसाद, उपेंद्र पाल नहन, नईमुद्दीन मिर्ज़ा और राम प्रसाद। जल्दी से आप बताइएगा। तो दोस्तों आपको पता ही है कि नईमुद्दीन मिर्ज़ा का गीत जो है बड़ा ही शानदार होता है ना, कवि रत्न नईमुद्दीन मिर्ज़ा। तो इसके रचनाकार भी कौन है, नईमुद्दीन मिर्ज़ा जी। चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 59 में आते हैं। अच्छा, हमको नीचे जाना पड़ेगा, प्रश्न संख्या 59। ठीक है, ये देखिए आपके सामने प्रश्न संख्या 59 आ गया, फटाफट आपको उत्तर देना है। तो प्रश्न संख्या 59 क्या कहता है कि जिए काहे तो मरे का अंदाज सीख चाहिए। देखिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट बात कहा गया है, जिए आहे तो मरे का अंदाज सीख चाहिए, लाल बहु यहाँ लहू होना चाहिए था, लाल लहू से इकर इतिहास लिखे चाहिए, है ना। ध्यान फिर से एक बार बात सुनिए कि अगर आपको जीना है तो मरने का अंदाज सीखना पड़ेगा कि किस तरह से मरना है, और लाल लहू से इतिहास लिखना चाहिए। ये प्रस्तुत वाक्य काव्य पंक्ति जो है ये किस रचनाकार का है, यानी कौन से कवि हैं, रचनाकार हैं जो अपने कविता में इस चीज़ का जिक्र किए हैं, ये पूछ रहा है काव्य रचना में। ठीक है, देखिए काव्य रचना के अंतर्गत जो है आपका गीत और कविता दोनों ही आता है। तो बताइए ये आपके चार ऑप्शन आपके सामने, लाल रणविजयनाथ सहदेव, लाल मनमोहन, लाल डॉक्टर गिरिराज और राम प्रसाद। तो बताइए चार ऑप्शन में से सही उत्तर। तो दोस्तों फटाफट आप उत्तर दीजिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लाल रणविजयनाथ सहदेव। देखिए इसको याद करने के लिए आप सिंपल ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जिए आहे तो मरे कर अंदाज की चाहिए, और लाल लहू से, तो लाल लहू से और लाल रणविजयनाथ सहदेव दोनों ही मिल रहा है, ऐसे अब याद रख लीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, लाल रणविजयनाथ सहदेव। दोस्तों जो है हमने वीडियो ऑलरेडी बता दें जो नए दर्शकगण हैं उनको कि हमारे यूट्यूब चैनल पर अब तक जो है लगभग 80% सिलेबस लगभग कंप्लीट है, और जिसमें बहुत सारी वीडियो हमने डाला है, कविता का, गीत का, शिष्ट कथा का, लोक कथा का, इन सारी चीज़ों का है। कुछ कुछ वीडियो बाकी है जो हम डाल देंगे, और इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है सबका, आपको ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में सबका बनाया हुआ है। एक दो का प्लेलिस्ट बाद में डालें उसका नहीं है तो वो भी बना देंगे। इससे आपको जो है काफ़ी सहूलियत होगा, समझ में आ रहा है। तो आप ज़रूर विजिट करें, और कुछ ट्रिक वाला वीडियो भी डाल दें, और भी हम ट्रिक बता देंगे। ट्रिक में हमने बताया है कि जितने भी गीत जो है उसके रचनाकार या सॉरी कवि कौन है, और केवल ये नहीं कि कौन सा, ऐसा हमने ट्रिक बताया कि जिसमें कोई भी कविता जो है, सॉरी कोई भी गीत है उसके
कवि कौन है, रचनाकार कौन है, दोनों को जो है एक साथ आराम से रिलेट कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा चीज़ याद होगा तो आप कभी भूलेंगे नहीं, ऐसा भी हमने बनाया है। कोशिश करेंगे आप इस आगे नेक्स्ट के लिए भी हम लेके आएंगे। पहले कंप्लीट करते हैं इसको, जो आज का टॉपिक हम लोग देख रहे हैं। चलिए, तो प्रश्न ये तो समझ में आ गया, लाल रंजनाथ साधे। अगले प्रश्न में आते हैं, प्रश्न संख्या 60 क्या कहता है कि महाकाव्य रामायण सुनय सभी धरि ध्यान, पशु पक्षी चर अचर तक करे राम गुणगान, प्रस्तुत काव्य पंक्ति का रचनाकार के एक है। दोस्तों ये बोल क्या रहा है कि महाकाव्य जो रामायण है इसको सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं, पशु पक्षी चर अचर सब जो है राम का गुणगान करते हैं। ठीक है, तो ये प्रस्तुत पंक्ति जो है काव्य पंक्ति कौन रचनाकार का है, कौन रचनाकार इसके बारे में, कौन रचनाकार इसको लिखे हैं, ये पूछ रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन दिख रहा है, कृष्ण प्रसाद साहू, धनीराम बख्शी, घासीराम या पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक हम वीडियो लेके आएंगे जरूर जिसमें जितने भी लेखक हैं उन लेखकों का जो महत्वपूर्ण ये है कि उनका जन्म स्थान क्या है और उसका कौन कौन से रचना, इन सारे चीज़ों को रिलेट करके हम ट्रिक पर लेकर के आएंगे आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। बताइएगा जैसा रिक्वायर्ड होगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर हम आते हैं प्रश्न संख्या 61 में। प्रश्न संख्या 61 क्या कह रहा है कि वेद वेद पाठ हुई जहाँ 3 पौराणिक आख्यान, कथोपदेश निरंतर श्री रामायण ज्ञान, प्रस्तुत काव्य पंक्ति का रचनाकार के ही कहें। तो दोस्तों यहाँ पर ये कहा गया कि वेद पाठ हुई जहाँ जहाँ वेद पाठ होगा वहाँ तीनों पौराणिक आख्यान, जहाँ 3 पौराणिक आख्यान होगा वहाँ वेद पाठ का ध्यान होगा, और कथोपदेश निरंतर, जहाँ निरंतर कथाओं वगैरह का उपदेश सुना जाएगा, उपदेश दिया जाएगा, कथा का पाठ किया जाएगा, वहाँ श्री राम का ज्ञान जो है लोगों को प्राप्त होगा। तो इस प्रस्तुत काव्य पंक्ति में रचनाकार जो हैं, इनके रचनाकार कौन है ये पूछ रहा है। ये प्रस्तुत जो काव्य पंक्ति लिया गया है इसके रचनाकार कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन है, प्रफुल्ल कुमार राय, दूसरा है पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा, तीसरा है देवनारायण पाठक, चौथा है प्रमोद राय। तो मुझे दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। प्रश्न कहता है कि नागपुरी साहित्य में हमरे बड़ आलोचक के रूप में कौन विद्वान के पाविला। नहीं, पूरे नागपुरी साहित्य में जो सबसे बड़ आलोचक है कर रूप में कौन सा विद्वान को पाते हैं, बीपी केसरी या राम प्रसाद, श्रवण गोस्वामी या भुवनेश्वर साहू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, महिला साहित्यकार रूप में नागपुरी कर बड़ साहित्यकार के एक है। यानी बहुत सारे साहित्यकार हैं, उनमें से अगर महिला साहित्यकार की बात की जाए तो महिला साहित्यकार के रूप में नागपुरी कर बड़ साहित्यकार किसको माना जाता है, कौन है। तो दोस्तों ये हो जाएगा कुमारी बासंती। और कुमारी बासंती का संबंध कहाँ से है, सिमडेगा, है ना, सिमडेगा का एक स्थान है, बताइए स्थान का नाम बताइएगा क्या है। तो सिमडेगा से क्या है, रेंगारी विलेज, रेंगारी अंचल में जो है एक गांव है जिसका नाम दिमाग में नहीं रहा है, रेंगारी में स्थित है पोढ़ा। हाँ ठीक है, पोढ़ा गांव। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सारी चीज़ों को भी। अब साथ साथ में क्या कर रहा है कि जो कुमारी बासंती का संबंध कहाँ से, सिमडेगा जिला से है ना। सिमडेगा जिला में रेंगारी अंचल है, वहाँ में एक गांव है पोढ़ा गांव, वहाँ से संबंध है। इस तरह से बाकी सारे लोगों को भी आपको याद रखना है। जैसे पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा, ठीक है ना, इन सारे लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे ये वीडियो हम लाएंगे सबके लिए स्पेशल, टेंशन नहीं लीजिएगा, आप ट्रिक के साथ याद कर लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या में आते हैं 64 में। क्या कहता है कि नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस नामक किताब, इसको साइड कर लेते हैं। चलिए इधर क्या है कि
नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस नामक किताब केकर द्वारा लिखल जा है? तो नागपुरी गीत में श्रृंगार रस नामक किताब कौन लिखे हैं? श्रवण कुमार गोस्वामी या कुमारी बासंती, विशेश्वर प्रसाद केसरी या राम प्रसाद? जल्दी से आपको उत्तर देना है। तो दोस्तों फटाफट बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा विशेश्वर प्रसाद केसरी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीटर शांति नवरंगी पर शोध प्रबंध लिखे वाला नागपुरी साहित्यकार के यानी कौन से नागपुरी साहित्यकार थे जो बड़े ही महान लेखक या कवि कह सकते हैं? पीटर शांति नवरंगी पर जो है शोध प्रबंध लिखे थे। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है त्रिवेणीनाथ साहू, दूसरा है उमेश नंद तिवारी, तीसरा है भुवनेश्वर अनुज या भुवनेश्वर साहू, चौथा है गिरिधारी राम गंजू। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आ जाएगा गिरिधारी राम गंजू। ठीक है, और गिरिधारी राम गंजू का संबंध कहाँ से है आपको मैंने कहा था कमेंट पर देने के लिए, है ना? आपने जरूर उत्तर दे दिया होगा। चलिए उत्तर नहीं भी दिया होगा तो हम बता दें, ये याद नहीं आ रहा था उस समय। खूंटी है ना, खूंटी, जब रांची से जो सटा हुआ है खूंटी, तो खूंटी जिला में बेलवादाग नामक एक स्थानीय गांव है, वहां से इनका संबंध है गिरिधारी राम गंजू का। ठीक है, ये रांची विश्वविद्यालय से जो है नागपुरी भाषा जो क्षेत्र जो था वहाँ से उस संस्थान से अध्यक्ष भी रह चुके हैं वहाँ के, और ये मरते दम तक यानी मरने से पहले तक वहाँ के अध्यक्ष थे दोस्तों। ये इससे पहले अल्बर्ट एक्का में स्थित कॉलेज में भी हिंदी पद पर जो है लेक्चरर रह चुके हैं, और इस तरह से एक तरह से टीचर रहते रहते जो है इन्होंने आगे नागपुरी भाषा को जो है इनका आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है 66 में आते हैं। रांची विश्वविद्यालय में नागपुरी गीतों की छंद रचना पर शोध प्रबंध कई हैं, यानी कि पूछ रहा है कि इनमें से कौन है जो नागपुरी रांची विश्वविद्यालय में नागपुरी गीतों की छंद रचना पर जो है शोध प्रबंध किए हैं। तो इनमें सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर कुमारी बसंती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 67। क्या कहता है देखिए, प्रश्न संख्या 67 कहता है नेरुआ लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा, यानी नेरुआ लोटा, इसी को दूसरे ये में कहेंगे हम लोग सांस्कृतिक अवधारणा नामक निबंध जो है निबंध किताब पर आलोचना लिखने वाला विद्वान कौन है? तो मुस्ताद अहमद या गिरिधारी राम गंजू, खालिक अहमद और राम प्रसाद। तो सही उत्तर हो जाएगा गिरिधारी राम गंजू। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 68 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 68 क्या कर रहा है दोस्तों कि नागपुरी राग छंद और छंद दोह नामक किताब का रचनाकार कौन है? तो नागपुरी राग छंद और छंद छोह नामक किताब के रचनाकार कौन है? कृष्ण प्रसाद साहू या प्रमोद कुमार राय या काली कुमार सुमन या उपेंद्र पाल नहन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपेंद्र पाल नहन। ठीक है बात, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या क्या है 69। तो प्रश्न संख्या 69 क्या कहता है कि कौन नागपुरी साहित्यकार आपन जमा पूंजी से नागपुरी संस्थान का स्थापना कर ले? तो दोस्तों बीपी केसरी जो थे अपने जमा पूंजी से नागपुरी संस्थान का स्थापना किए थे, और जिसके पहले अध्यक्ष जो है बीपी केसरी थे। बाद में गिरिधारी रामगंज जो है उसके अध्यक्ष भी हुए, कुमारी बासंती भी उनके अध्यक्ष। ये तीन लोग जो है नागपुरी संस्थान के अध्यक्ष थे। ठीक है, रांची विश्वविद्यालय रांची के। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न है आज का यहाँ पर, वह क्या है कि कौन नागपुरी साहित्यकार, क्या है प्रश्न, कौन नागपुरी साहित्यकार कौन नागपुरी साहित्यकार के भारत सरकार उनकर नागपुरी साहित्य कर समग्र योगदान कर राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत कई है? यानी कि कौन नागपुरी साहित्यकार हैं जिनको भारत सरकार ने जो है उनके नागपुरी साहित्य में समग्र जो उनका योगदान रहा जीवन भर का, उसके लिए जो है एक पुरस्कार से सम्मानित किए हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए हैं। चार ऑप्शन है, लाल रणविजयनाथ सहदेव, भुवनेश्वर अनुज, कुमारी बासंती या गिरिधारी राम गंजू।
जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा क्या? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरिधारी रामगंज जो है ना, इनको मरणोपरांत मिला था, याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा, प्रश्न है ये भी पूछ सकता है कि गिरिधारी रामगंजू को ये भारत सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय स्तर पर जो पुरस्कार दिया गया था, ये कब दिया गया था? तो ये मरणोपरांत दिया गया था, है ना। ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए जो है हम आपको एक लास्ट और अंतिम प्रश्न पूछते हैं। ये आपका प्रश्न है, आपको जो है कमेंट बॉक्स में जो है इसका उत्तर देना है। प्रश्न ये है कि कौन से ऐसे साहित्यकार हैं, कौन से ऐसे साहित्यकार हैं जो कर्मचारी के पद पर रहते हुए भी जो है उन्होंने नागपुरी भाषा का उत्थान के लिए जो है एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था? कौन से ऐसे साहित्यकार थे जो कर्मचारी के पद पर रहते हुए उन्होंने नागपुरी भाषा का उत्थान के लिए जो है उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा और उन्होंने जो है बहुत सारे ऐसे जो है काव्य या फिर अन्य रचनाएँ जो हैं नागपुरी में लिखी और काफ़ी फ़ेमस भी हुआ, ठीक है? और उनका एक तरह से हम कह सकते हैं कि नागपुरी साहित्य में जो है उनको उत्थान करने में एक बहुत बड़ा योगदान है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि उसका उनका नाम क्या है। तो दोस्तों इसी तरह से वीडियो पाने के लिए जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें। यूट्यूब चैनल पर हमारे बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, वहाँ से देखें। और आपसे मैं अभी तक पूरे 1 घंटा में लास्ट बार आपसे कह रहा हूँ कि अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों बनाने में काफ़ी समय लगता है, मेहनत करना पड़ता है और वैसे मेरे पास बिल्कुल समय नहीं मिलता है। इसके बावजूद भी हम अगर आपको थोड़ा बहुत भी लगता है कि हम आपको मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो अपने दोस्तों को बेझिझक जो है शेयर ज़रूर कीजिए। जितना हो सके इसको शेयर करने में कोई कंजूसी मत बरतिए, ठीक है? लाइक, कमेंट अवश्य कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, झारखंड।